आज हम करेंगे रजनी। लेसन है आपका मनु भंडारी का लिखा हुआ। मनु भंडारी लेखिका है बच्चों इसकी, और रजनी जो है वो पटकथा है। पटकथा का अर्थ होता है बच्चों पर्दे पर दिखाई जाने वाली कहानी या कथा। पर्दा मतलब टेलीविज़न या सिनेमा की जो स्क्रीन होती है, वहाँ पे किसी धारावाहिक या फिल्म के रूप में दिखाई जाने वाली जो कहानियाँ होती हैं उनको पटकथा कहा जाता है। एकांकी भी आप कह सकते हो बच्चों इसको। तो रजनी जो पटकथा है मनु भंडारी लेखिका के द्वारा लिखी गई है, और इस पटकथा में बच्चों जो आज की हमारी शिक्षा है वो व्यवसाय बन गई है। उसको व्यवसाय ट्यूशन के माध्यम से बना लिया गया है। और ये जो समस्या है ट्यूशन की, स्कूलों के अंदर जो ट्यूशन की समस्या है, इसी के विरुद्ध, इसी के खिलाफ रजनी जो इस पटकथा की मुख्य नारी पात्र हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई है, विरोध उनका किया है। तो कौन कौन से पात्र हैं इसके अंदर बच्चों? रजनी है, मुख्य नारी पात्र हैं, और इन्हीं के पड़ोस में, फ्लैट का जो पड़ोस है, लीला रहती हैं, और उनका एक बेटा है अमित जो 7वीं कक्षा का छात्र है, विद्यार्थी है। लीला के पति का नाम कांति है और रजनी के पति का नाम रवि है। तो बच्चों, और रजनी और अमित की बहुत अच्छी पड़ती है, यानी कि अमित को अपनी रजनी आंटी बहुत अधिक पसंद हैं। और ये जो ट्यूशन की समस्या है वो अमित को लेकर ही है। तो रजनी को कैसे पता चलता है, किस प्रकार से इस समस्या के खिलाफ वो आवाज़ उठाती हैं, जबकि बहुत सारी जो आलोचना है घर में पति के द्वारा भी उसको सहन करनी पड़ती है, ताने सहन करने पड़ते हैं कि अमित कोई उसका बच्चा तो है नहीं और उसके अपने बच्चे अभी स्कूल नहीं गए हैं, तो तुम्हें इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की क्या आवश्यकता है। तो क्या है इस पटकथा के अंदर वो हम पढ़ेंगे कि अमित जो 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है, उसका रिजल्ट निकलता है और उसको जो उम्मीद होती है बच्चों, फर्स्ट सेकंड जो पोजीशन है हमेशा उसकी आती रही है, और 95% रिजल्ट की उसको उम्मीद होती है। लेकिन मैथ्स में केवल उसके 72 अंक जो हैं वो रह जाते हैं। और जिस दिन अमित का रिजल्ट आता है तो बहुत ही उदास होता है, दुखी होता है। और जैसे ही रजनी को पता चलता है, रजनी किसी काम से अमित के घर यानी कि लीला के फ्लैट में जाती है, और वहाँ पे जब अमित अपना रिजल्ट लेके आता है तो उसका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ है, लटका हुआ है, दुखी है, परेशान है, क्योंकि मैथ्स की वजह से 72 नंबरों की वजह से, अंकों की वजह से उसकी 6th पोजीशन आई है, जो आज तक कभी भी नहीं आई। और अमित अपनी माँ के ऊपर ही बिगड़ता है, यानी कि नाराज़ होता है, गुस्सा होता है कि मैंने बार बार कहा था कि मैथ्स की ट्यूशन मेरी लगवा दो, नहीं तो मेरा जो रिजल्ट है वो पीछे चला जाएगा। और माँ जो है, यानी कि हर माता पिता इसी प्रकार की जो बात है वो कहेंगे कि किस प्रकार से मैथ्स में पहले ही बहुत अच्छा है, होशियार है, कमज़ोर नहीं है, ट्यूशन की आवश्यकता उसको नहीं थी बिल्कुल भी, और जिस विषय में दिक्कत थी वहाँ पे ट्यूशन लगवा दी जाती है। और अपनी आर्थिक विवशता की जो बात है वो माँ कहती है। तो रजनी को जब ये सारी बातें पता चलती हैं कि कोई अध्यापक ट्यूशन की वजह से कम नंबर कैसे दे सकता है, हो सकता है अमित से पेपर करने में ही कोई गलती हो गई हो, कोई गड़बड़ हो गई हो, वो बहुत अच्छे से अमित से तसल्ली करती है कि किसी प्रकार की ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन अमित सारी जो बातें हैं वो साफ साफ रजनी आंटी को बताता है कि मेरा जो पेपर है वो पूरा हुआ था, सही था, और 95 या 96 जो मेरे नंबर हैं, 95-96, वो कहीं भी नहीं जाने वाले थे। लेकिन रजनी को फिर गुस्सा आता है कि मिले तो 72 हैं, जबकि बाकी विषयों के जो नंबर हैं बहुत अच्छे थे। तो रजनी क्या सोचती है कि अगले दिन स्कूल में वो जाएगी। लीला और अमित डर जाते हैं, लेकिन रजनी जो है वो निर्णय कर चुकी है, सोच चुकी है कि इस ट्यूशन के खिलाफ उसको आवाज़ उठानी है। जब अमित से उसको पता चलता है कि अर्धवार्षिक यानी कि छमाही जो पेपर हुए, हाफ ईयरली जिसको हम कहते हैं बच्चों, तो उसमें भी अमित की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी। और उसके बाद से ही जो अमित के मैथ्स अध्यापक हैं मिस्टर पाठक, वो बार बार जोर ज़बरदस्ती अमित के साथ कर रहे थे कि ट्यूशन लगवा लो, ट्यूशन लगवा लो, नहीं तो आप पीछे चले जाओगे। तो इस प्रकार की जो बातें हैं जब रजनी के सामने आती हैं तो वो इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की सोचती है।
तो अगले दिन वो हेडमास्टर के दफ्तर पहुंचती है रजनी, और वहाँ पे जाके अमित के जो कॉपी है यानी कि पेपर है उसको दिखाने की मांग करती है। तो हेडमास्टर अपने स्कूल के नियमों के खिलाफ इसको बताते हैं कि हम ईयरली जो रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, परीक्षा परिणाम होता है, उसकी जो कॉपियां हैं वो पेरेंट्स को नहीं दिखाते। तो अच्छी खासी बहस वहाँ पे हो जाती है रजनी और हेडमास्टर के बीच में कि ये तो कोई नियम नहीं है कि एक बच्चा बहुत अच्छे से पेपर करता है और उसके नंबर ट्यूशन के नाम पर काट लिए जाएं। लेकिन जो हेडमास्टर हैं वो रजनी की बातों से सहमत नहीं होते और वो कहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो माता पिता को भी सोच समझकर ही ट्यूशन रखनी चाहिए, जबकि रजनी अपनी बात रखती है कि बच्चे को ट्यूशन की आवश्यकता ही नहीं है। और हेडमास्टर रजनी को कहता है कि मैं आपके इस विषय को मैं लेकर कुछ भी नहीं कर सकता। तो रजनी को फिर तैश आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है और वो कह उठती है कि अगर आप नहीं कुछ कर सकते तो इस कुर्सी पे बैठने का अधिकार आपको नहीं है। यहाँ पे ऐसा आदमी चाहिए जो माता पिता और बच्चों की समस्याओं का निदान कर सके, उनको हल कर सके, उनको सुन सके, समझ सके। और ऐसा कहकर वो वहाँ से निकल आती है। तो बाद में जो हेडमास्टर है वो चपरासी पे भी बिगड़ता है, उसको भी खरी खोटी सुनाता है। ये आप छोटे छोटे जो प्रसंग हैं वो एकांकी में पटकथा में पढ़ोगे बच्चों, टेक्स्ट बुक में से जब आप पढ़ोगे अच्छे से। अगले दिन जो रजनी है वो अपना उसका अगला जो कदम होता है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के दफ्तर पहुंचती है और वहाँ पे भी भ्रष्टाचार की जो तस्वीर है उसके सामने आती है कि सुबह से वो बैठी हुई है, उसकी जो बारी है, नंबर है वो नहीं आ रहा है। और अगर चपरासी वहाँ पे जो मौजूद है उसकी जेब में नोट अगर डाल दिया जाता है तो फटाफट कोई अंदर चला जाता है। लेकिन रजनी तो पहले ही अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों में से है, तो ये सब कुछ वो वहाँ भी सहन नहीं करती। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वो बिना आज्ञा के ही, बिना अनुमति के ही डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के दफ्तर में पहुँच जाती है और अपना जो परिचय है वहाँ पे रिसर्च करने वाली के रूप में देती है कि मैं रिसर्च कर रही हूँ, और ख़ासकर ऐसे स्कूल या प्राइवेट स्कूल जिनका बोर्ड के साथ जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, वो क्या रहता है, यानी कि बोर्ड जो है वो प्राइवेट स्कूलों के लिए क्या कुछ करते हैं। तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का जो निदेशक है वो बहुत ही खुश हो जाता है। अच्छा, उसको लगता है कि रिसर्च करने वाली है, क्या पूछ लेगी, दो चार जो सवाल हैं वही पूछे जाएंगे। तो जैसे ही रजनी बोलती है कि बोर्ड और प्राइवेट जो स्कूल हैं या स्कूल हैं उनके आपसी जो रिलेशन है, संबंध है, वो कैसे रहते हैं, क्या कुछ आप करते हो, तो बड़े फ़ख्र से वो जवाब देता है कि 90% जो सहायता है ऐड है, यानी कि आर्थिक रूप से जो ऐड है वो हम देते हैं स्कूलों को। और इसके अलावा जो सिलेबस है वो बोर्ड कंडक्ट करता है, एग्ज़ाम बोर्ड कंडक्ट करता है। रजनी जब मुख्य मुद्दे पर आती है, समस्या पे आती कि आजकल जो ये स्कूल हैं, स्कूलों के अंदर अध्यापकों के द्वारा जो ये ट्यूशन का घिनौना रैकेट या धंधा चलाया गया है, उसके बारे में आपकी क्या राय है। तो निदेशक कोई जवाब नहीं दे पाता, शिक्षा जो निदेशक है कोई जवाब नहीं दे पाता, और वो क्या कहता है कि ऐसी कोई समस्या मेरे सामने नहीं आई है। अगर किसी का बच्चा कमज़ोर है वो माता पिता अपना ट्यूशन लगवाते हैं, और अगर उनको सही नहीं लगता तो किसी दूसरे अध्यापक के यहाँ ट्यूशन लगवा सकते हैं। तो वहाँ भी रजनी की बात नहीं बनती। बहस करके रजनी वहाँ से भी आ जाती है, अपना पक्ष भी रखती है कि विद्यार्थी जो है वो पढ़ाई में कमज़ोर नहीं है, ज़बरदस्ती उसको बार बार कचोटा गया है, ज़बरदस्ती उसके साथ की गई है कि वो ट्यूशन ले वरना उसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन वहाँ पे जब सुनवाई नहीं होती डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के दफ्तर में, तो रजनी वहाँ से भी आ जाती है और कुछ समय तक व्यक्तिगत स्तर पर लोगों से मिलती है, माता पिता की जो समस्याएं हैं उनको भी सुनती है, बच्चों की जो समस्याएं होती हैं उनको सुनती है, बहुत सारे लोगों से संपर्क करती है कि ट्यूशन का जो घिनौना रैकेट अध्यापकों के द्वारा स्कूलों में चलाया जा रहा है उसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से एक आंदोलन कर सकते हैं और इनको सबक सिखा सकते हैं। तो इस प्रकार का जो उसका अभियान है वो चलता रहता है। और उसके बाद एक संपादक के दफ्तर में वो पहुंचती हैं, अखबार का संपादक, उसके सामने अपनी सारी जो समस्या है वो रजनी रखती है कि किस प्रकार से अमित जो है वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है और ट्यूशन की वजह से उसके जो नंबर हैं वो काट लिए जाते हैं। और ये ट्यूशन का जो घिनौना रैकेट या धंधा या शिक्षा को जो व्यवसाय ये अध्यापक बना रहे हैं, इसके खिलाफ मुझे जंग लड़नी है, लड़ाई लड़नी है, और बोर्ड से मुझे ये मनवाना है कि ये सारी चीज़ें स्कूलों के अंदर नहीं होनी चाहिए।
तो संपादक बहुत ही ध्यान से रजनी की सारी बातें सुनता है और रजनी का साथ देने के लिए कहता है। तो रजनी बहुत खुश हो जाती है। साथ में लीला है, कांति भाई है और भी बहुत सारे माता पिता हैं बच्चों के। तो एक अच्छा सा जो राइट अप है वो अखबार के संपादक को तैयार करने के लिए रजनी कहती है। और जितने लोगों से भी अब तक उसने संपर्क किया है, तो एक मीटिंग स्थल का आयोजन किया जाता है। वहाँ पे बुलाया जाता है कि किस प्रकार से पेरेंट्स को यानी कि माता पिता को जागरूक किया जाए, उनको एड्रेस किया जाए, बताया जाए कि किस प्रकार से शिक्षा व्यवसाय बनती जा रही है, ट्यूशन किन बच्चों के लिए ज़रूरी है और किन बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर बच्चा किसी विषय में कमज़ोर है वो लगाए ट्यूशन, लेकिन पहले ही अगर बच्चा बहुत होशियार है और फिर भी उसको ट्यूशन के लिए कचोटा जाए, कहा जाए, जोर ज़बरदस्ती किया जाए, तो ये तो उस विद्यार्थी के साथ बहुत बड़ा अन्याय है और इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है। तो वहाँ पे जब मीटिंग स्थल पे जो प्राइवेट स्कूल हैं या वैसे स्कूल हैं, तो उनसे भी अध्यापकों का एक जो प्रतिनिधि दल है, समूह है, यानी कि बहुत सारे जो अध्यापक हैं वो वहाँ पे पहुँचते हैं और रजनी के सामने अपनी जो समस्याएं हैं उनको बताते हैं कि किस प्रकार से एक तो हमारा जो वेतन है वो इतना कम होता है कि अगर हम ट्यूशन ना करें तो हमारा गुजारा नहीं हो सकता। दूसरा, कई स्कूलों में ऐसा होता है कि ज़्यादा वेतन के ऊपर हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं, यानी कि ज़्यादा सैलरी के ऊपर साइन करवा लिए जाते हैं और मिलता हमें कम है। तो रजनी उनको भी समझाती है कि आपकी जो समस्या, आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। तो उसी मीटिंग स्थल पर हॉल में बैठा हुआ जो रजनी का पति है रवि, वो मन ही मन फुसफुसाता है या बुदबुदाता है, बड़बड़ाता है कि एक और आंदोलन का मसला रजनी को मिल गया है। और ऐसे लोग जब इस प्रकार की बात करते हैं तो लेखिका मनु भंडारी ने जो लोगों की सोच है रजनी पटकथा के माध्यम से, संकीर्ण और संकुचित जो मानसिकता है, जो केवल अपने तक सीमित रहते हैं, दूसरों की समस्याओं के खिलाफ जो आवाज़ नहीं उठाते, तो उनके ऊपर करारा व्यंग्य किया है। ये बीच में आप पढ़ोगे भी, जब रजनी कहती है कि जो गुनाह करता है वो तो गुनाहगार होता ही है, जो उसको सहन करता है वो उससे भी बड़ा गुनाहगार होता है। तो मीटिंग स्थल में ये सारी बातें हो जाती हैं बच्चों। और उसके बाद अगले दिन अखबार में रजनी की बहुत बड़ी तस्वीर छपती है और बोर्ड जो रजनी प्रस्ताव अपना भेजती है, जो भी उसकी मांगें होती हैं, डिमांड्स होती हैं कि ये ट्यूशन का जो घिनौना रैकेट है, धंधा है, वो बंद होना चाहिए और कोई भी जो अध्यापक है अपने ही विद्यालय के विद्यार्थियों का ट्यूशन नहीं करेगा, नहीं लेगा। तो ये जो सारी मांगें हैं रजनी की मान ली जाती हैं। अगले दिन अखबार में छपता है और रजनी का जो पति है जब अखबार देखता है तो वो रजनी को बुलाता है। वो दौड़ी दौड़ी आती है कि बोर्ड ने तुम्हारा जो प्रस्ताव है वो स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार से रजनी बहुत अधिक खुश होती है। तो रजनी जैसे अगर लोग समाज में बहुत सारे हो जाएं बच्चों, तो किसी प्रकार का जो अन्याय है वो किसी को सहन ही नहीं करना पड़ेगा। तो रजनी पटकथा के माध्यम से मनु भंडारी जो इसकी लेखिका है बच्चों, बार बार मैं बता रही हूँ कि आज की जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा पद्धति है, किस प्रकार से व्यवसाय बनती जा रही है, किस प्रकार से विद्यालयों के अंदर, स्कूलों के अंदर ट्यूशन का जो धंधा है वो चलाया जाता है, ट्यूशन के लिए जोर जबरदस्ती बच्चों के साथ की जाती है। तो इन सब के खिलाफ आवाज़ रजनी ने, यानी कि रजनी ने इस पटकथा में, मनु भंडारी ने कह सकते हो आप, रजनी पटकथा के माध्यम से उठाई है। तो अच्छे से इसको याद करना है बच्चों, पूरे लेसन को। इसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं आपसे कर रही हूँ, कमेंट सेक्शन में जाके उनका जवाब आपने देना है। तो क्या करोगे? अमित किस कक्षा का विद्यार्थी है? अमित किस कक्षा का विद्यार्थी है? अमित के मैथ्स टीचर का नाम क्या है? अमित के मैथ्स टीचर का नाम क्या है? हेडमास्टर से मिलने के पश्चात रजनी किसके कार्यालय में जाती है? हेडमास्टर से मिलने के पश्चात रजनी किसके कार्यालय में जाती है? और रजनी नामक जो एकांकी है आपकी, इसमें किस मुख्य समस्या को उठाया गया है? थैंक यू बच्चों।